मानवता अपनी सामान्य मापी हुई जिंदगी जी रही है। व्हाइट हाउस में प्रमुख राजनीतिक मुद्दों का समाधान किया जा रहा है, जबकि इसकी दीवारों के बाहर साधारण लोग कल के लिए योजनाएं बना रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके लिए क्या बदलाव इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल देती है। अज्ञात कारणों से शहर में वाई क्रोमोसोम के सभी वाहक अचानक मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी पुरुष जीव जानवरों और पक्षियों से लेकर पुरुषों तक नष्ट हो जाते हैं। इनमें देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। एकमात्र जीवित पुरुष एक युवा प्रतिभाहीन जादूगर जिसका नाम योरिक ब्राउन है और उसका पालतू कपुचिन बंदर एम्परसैंड है। आपातकाल की स्थिति में रेजिना ओलिवर को राष्ट्रपति पद संभालना था। हालांकि आपदा के समय वह विदेश में थी और तब से उनकी कोई खबर नहीं है। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की अनुपस्थिति गंभीर परिणामों की ओर ले जाती है। शहर में दंगे भड़क उठते हैं क्योंकि महिलाएं घबराकर अपने चारों ओर सब कुछ नष्ट करने लगती हैं। ये नहीं जानती कि आगे कैसे जीना है। व्हाइट हाउस के भीतर भी तनाव बढ़ जाता है। स्टाफ को एहसास होता है कि 2 हफ्तों के भीतर वे पूरी तरह फंस जाएंगे। कोयला और साफ पानी की आपूर्ति खत्म हो जाएगी। खाना भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जानवर अब प्रजनन नहीं कर सकते और कम समय में पर्याप्त भंडार बढ़ाना बस असंभव है। और यह केवल एक शहर को प्रभावित नहीं करेगा, यह सभी को प्रभावित करेगा। सीनेटर जेनिफर ब्राउन नेतृत्व की बागडोर संभालती हैं। जल्द ही उनके पास एजेंट सारा बर्गन आती है, जो राष्ट्रपति के गुप्त कार्यबल की सदस्य हैं, जिसे 355 नामित किया गया है। सारा रिपोर्ट करती है कि उसे यहाँ कुछ वास्तविक खतरे के कारण भेजा गया था, लेकिन उसे अपने नए मिशन के बारे में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने का समय नहीं मिला। इस दौरान योरिक अपने अपार्टमेंट में रहता है ताकि हताश महिलाओं का निशाना बनने से बच सके। हालांकि जब आपूर्ति कम होने लगती है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नोट छोड़ने और स्थिति का पता लगाने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। इसी समय सीनेटर ब्राउन सारा को अपनी बेटी हीरो को खोजने के मिशन पर भेजती है, जिसने आपदा के बाद से संपर्क नहीं किया है। लेकिन हीरो सुरक्षित जगह पर छिपने की जल्दी में नहीं है। इसके बजाय वह शरणार्थी केंद्र जाती है ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके, जिसमें उसके दिवंगत प्रेमी की पत्नी भी शामिल है। इसके बाद हीरो उस ठिकाने पर लौटती है जहां उसके दोस्त इकट्ठा हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शहर में अभी भी कुछ पुरुष जीवित हैं, लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष महिला शरीर में जन्मे थे और हार्मोन थेरेपी के माध्यम से परिवर्तन किया है। इसलिए रहस्यमय महामारी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न्यूयॉर्क सिटी में निकासी शुरू होती है और भारी सैन्य वाहन सड़कों पर गश्त करते हैं। योरिक को सैन्य बलों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए छिपना पड़ता है। फिर भी वह अपनी प्रेमिका के लिए एक और संदेश छोड़ने के लिए एक स्थानीय बार में चुपके से घुसने में सफल होता है। योरिक को उम्मीद है कि वह जीवित है और उसके हस्ताक्षर देखकर वह घर लौट सकती है। आमतौर पर योरिक रडार के नीचे रहने में सफल रहता है, लेकिन इस बार चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। उसका कैपुचिन भाग जाता है, जिससे योरिक को उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। बेचैन एम्परसैंड बाढ़ग्रस्त सव्य में उतर जाता है और मृतकों की लाशों से भरे गंदे पानी में गायब हो जाता है। अपनी घृणा से लड़ते हुए योरिक ने उसका पीछा करने का निर्णय लिया, अपने एकमात्र दोस्त को खोने के लिए तैयार नहीं। एक समय पर योरिक को लगता है कि उसने पास में एक और जीवित आदमी देखा, लेकिन वह केवल एक दृष्टि प्रतीत होती है। अपनी टॉर्च घुमाते हुए वह कुछ नहीं देखता सिवाय गंदे पानी के। पानी से बाहर निकलने के बाद योरिक कपड़े बदलने के लिए एक कपड़े की दुकान में चुपके से घुसता है। हालांकि वह छिपा नहीं रह पाता। दुकानदार देख लेता है। नग्न आगंतुक को देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। उनमें से एक महिला सुझाव देती है कि उस आदमी को पकड़कर अधिकारियों को सौंप दें और अच्छा इनाम प्राप्त करें, लेकिन अंततः उस पर दया करते हुए वे योरिक को जाने देती हैं और उसे साफ कपड़े देती हैं। योरिक ने जो तनाव सहा है वह उसे लगभग पागल कर देता है। अपने फोन पर वीडियो देखते हुए वह उस दिन को याद करता है जब एम्परसैंड उसके जीवन में आया था और अपने दोस्त की आवाज सुनकर छोटा बंदर अपनी छिपने की जगह से बाहर आता है। ये जोड़ी घर लौटती है, वहां सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जब योरिक दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है तो उसे एहसास होता है कि वह गलत था। कोई अपार्टमेंट में घुस आया है और उसे अपनी रक्षा करनी होगी। एक गिटार से खुद को लैस करके वह कोने के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसे हमला करने का मौका नहीं मिलता। सारा तेज और मजबूत साबित होती है। वह योरिक को निहत्था कर देती है और कुछ घंटों बाद उसे उसकी मां सीनेटर ब्राउन के पास ले जाती है। योरिक को व्हाइट हाउस लाने वाले पायलटों को बंद कर दिया गया है। सारा समझाती है कि उन्हें लंबी उड़ान के बाद आराम की जरूरत है, लेकिन हर कोई असली कारण समझता है। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि नए राष्ट्रपति का बेटा बच गया है, नहीं तो साजिश के संदेह उठ सकते हैं और इससे और भी बड़ा अराजकता हो सकता है। योरिक खुद भी इस स्थिति से खुश नहीं है। थोड़ा आराम करने के बाद वह इधर उधर देखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा लगभग एक आपदा का कारण बन जाती है। एक सुनसान कार्यालय में उसे मरहूम राष्ट्रपति की विधवा मार्ला द्वारा खोज लिया जाता है। जेनिफर और सारा समय पर पहुंचती हैं और ऐसा दिखाने में सफल होती हैं कि मार्ला मानसिक टूटन से गुजर रही है। इस बीच योरिक छिपने में सफल हो जाता है, लेकिन षड्यंत्रकारियों पर मंडराता खतरा बढ़ता जाता है और सारा जोर देती है कि लड़के को व्हाइट हाउस से बाहर ले जाना चाहिए। दिवंगत राष्ट्रपति की बेटी यह जानने की कोशिश करती है कि उस रात उसकी मां ने वास्तव में क्या देखा। जेनिफर लड़की को आश्वस्त करती है कि वह केवल एक भ्रम था, लेकिन किम्बर्ली को संदेह है कि राष्ट्रपति ब्राउन उससे झूठ बोल रहे हैं। जेनिफर ब्राउन अपने सहायकों को निर्देश देती हैं कि वे एक आनुवंशिकीविद को खोजें जो योरिक की जांच कर सके और यह पता लगा सके कि ग्रह पर क्या हुआ और क्यों वह और कैपुचिन बच गए। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में विशेषज्ञों को लाने की योजना बनाती है, लेकिन सारा दृढ़ रहती है ये बहुत खतरनाक है और उन्हें योरिक को शहर से बाहर ले जाना होगा। एजेंट इस जोखिम भरे मिशन को लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसे जितनी जल्दी हो सके करना होगा। इस बीच
इजराइल में एक घायल महिला होश में आती है। जब उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर सभी पुरुष मर चुके हैं तो वो घोषणा करती है कि अब उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति पद का दावा करना होगा। नोरा ब्रैडी, एक पूर्व राष्ट्रपति सलाहकार, अपनी छोटी बेटी मैकेंजी के साथ भटकने के लिए मजबूर है। अपने पति और बेटों को खोने के बाद और बिना किसी साधन के छोड़ दिए जाने पर नोरा खुद को संभालने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन अंततः खुद और अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ने का निर्णय लेती है। व्हाइट हाउस को खबर मिलती है कि राष्ट्रपति पद की मुख्य उम्मीदवार रेजिना ओलिवर जीवित है। ये कर्मचारियों के बीच विभाजन का कारण बनता है। एक हिस्सा जेनिफर ब्राउन के प्रति वफादार रहता है, जबकि दूसरा रेजिना ओलिवर और राष्ट्रपति की बेटी किम्बरली के साथ हो जाता है। स्थिति को देखते हुए जेनिफर के पास सारा से सहमत होने और अपने बेटे को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सारा उन पायलटों को शामिल करती है जिन्होंने पहले यॉरिक को ले जाया था, उन्हें हीरो स्टार देकर प्रेरित करती है और अगर वे अपने मिशन में सफल होते हैं तो उन्हें अनंत महिमा का वादा करती है। गुप्त रूप से पाने का एकमात्र तरीका यॉरिक को इमारत से बाहर निकालने के लिए मृत शरीरों के साथ एक गाड़ी में रखा गया है। लड़का मना करने की कोशिश करता है और एक और योजना बनाने की सोचता है, लेकिन सारा अडिग रहती है। वे जोखिम नहीं उठा सकते और यॉरिक को इसे सहना होगा। एजेंट सफलतापूर्वक यॉरिक को बाहर निकालती है और उसे एक हेलीकॉप्टर में स्थानांतरित करती है। वह इसे खुद उड़ाने का इरादा रखती है। दूसरा हेलीकॉप्टर, जिसमें केवल महिला पायलट हैं, ध्यान भटकाने के लिए आगे उड़ान भरेगा। हालांकि जैसे ही हेलीकॉप्टर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचते हैं और दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और जलते हुए मलबे की बारिश में विस्फोट हो जाता है। यह दृश्य यॉरिक को भयभीत कर देता है, लेकिन सारा शांत रहती है, ये जानते हुए कि यह पायलट की चुप्पी की कीमत थी। कई घंटों की उड़ान के बाद सारा और यॉरिक एक जंगल में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए उतरते हैं। एजेंट गंध सहन न कर पाने के कारण लड़के से कपड़े उतारने के लिए कहता है। लाशों के साथ गाड़ी में सवारी करने के बाद उसकी गंध भयानक है और यात्रा जारी रखने से पहले उसके कपड़े धोना बेहतर होगा। इस बीच यॉरिक की बहन हीरो अपने दोस्त एक ट्रांसमैन के साथ सुरक्षित जगह खोजने के लिए निकलती है। रास्ते में वे एक लूटे गए स्टोर पर रुकते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ खाना मिलेगा, लेकिन इसके बजाय वे डरी हुई नोरा और मैकेंजी से मिलते हैं। लड़की के पैर की जांच करते हुए हीरो को एक गंभीर संक्रमित घाव दिखाई देता है और वह नोरा से उसे प्राथमिक उपचार देने की अनुमति देने के लिए कहती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। जंगल में वापस सारा और यॉरिक के शिविर पर जंगली लुटेरों के एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। सारा उन्हें विचलित करने और शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी जोखिम से बचने के लिए यॉरिक एक मास्क पहनता है और एक छड़ी लहराता है ताकि लड़कियों को डराकर भगा सके, इस डर से कि वे उनकी योजना को खराब कर सकती हैं। अप्रत्याशित मेहमान चले जाते हैं, लेकिन सारा और यॉरिक वहीं नहीं रुकने का फैसला करते हैं। वे निकटतम शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां वे एक हेलीकॉप्टर जनरेटर और कुछ ग्रेनेड के बदले एक मोटरसाइकिल का सौदा करते हैं। जब सारा मोटरसाइकिल की जांच करती है, यॉरिक सभी सुरक्षा नियमों को भूलकर एक सुनसान जगह की ओर भाग जाता है, ये मानते हुए कि उसने भीड़ में अपनी प्रेमिका बेथ को देखा। यह मूर्खतापूर्ण कार्य उसे एक जाल में फंसा देता है। वो महिला पुलिस अधिकारियों से घिरा हुआ है जो उसका मुखौटा उतार देती है और उसका रहस्य जान लेती है। सारा को अपने साथी की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। अधिकारियों से लड़ते हुए वह यॉरिक को खींच कर ले जाने में सफल होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें एक खाली पल मिलता है, सारा बाइक रोकती है ताकि उस हारे हुए को होश में ला सके और उसे याद दिला सके कि मिशन कितना महत्वपूर्ण है, एक मिशन जिसे उसने अभी अभी लगभग बर्बाद कर दिया था। इस बीच हीरो, उसकी दोस्त और उनके नए साथी रात के लिए एक परित्यक्त महिला आश्रय में शरण लेते हैं। हीरो नोरा को बताती है कि उसकी बेटी को गंभीर चिकित्सा समस्याएं हैं, उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लेकिन फार्मेसियों को लंबे समय से लूटा जा चुका है, साथ ही खाली घरों को भी। डर और असहायता से पीड़ित नोरा बाहर चली जाती है ताकि उसकी बेटी उसके आंसू न देख सके, लेकिन बाहर वह एक नई परीक्षा का सामना करती है। आंगन में घुड़सवार महिलाएं दिखाई देती हैं, जो दावा करती हैं कि वे घर की असली मालिक हैं और वे बिना बुलाए मेहमानों के बारे में ज्यादा खुश नहीं लगती। बाकी आगंतुकों को भी जल्दी ही घुड़सवार महिलाएं खोज लेती हैं। उन्हें अतिरिक्त मुंहों से छुटकारा पाने के लिए अस्तबल में ले जाया जाता है। हालांकि नोरा कुछ ऐसा देखती है जो उन्हें बचा सकता है। घुड़सवार महिलाओं में से एक घायल होती है और नोरा हीरो से लड़की की जांच करने और मदद करने के लिए कहती है। हीरो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन गोली का घाव बहुत गंभीर है और वहां केवल डक्ट टेप और कुछ रबर के दस्ताने उपलब्ध हैं। घंटों की अस्थायी सर्जरी से कोई सुधार नहीं होता। लड़की की हालत बिगड़ जाती है और महिलाओं के गिरोह की नेता रॉक्सैन उसके कष्ट को समाप्त करने का निर्णय लेती है। नोरा की आश्चर्य की बात यह है कि रॉक्सैन दयालु और समझदार साबित होती है। वो मेहमानों को रात भर अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित करती है और मैकेंजी के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक्स देने का वादा करती है। जैसे ही समूह रॉक्सैन का अनुसरण करता है, हीरो को एहसास होता है कि एंटीबायोटिक्स तो बस एक छोटा हिस्सा है जो वे गैंग का नियंत्रण है। उनके पास एक पूरा शॉपिंग मॉल है जिसमें सामान भरा हुआ है। इस बीच सारा और यॉरिक बोस्टन की ओर बढ़ते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे जेनेटिसिस्ट एलिसन मैन को ढूंढ लेंगे, लेकिन शहर के प्रवेश द्वार पर वे एक सैन्य चौकी से मिलते हैं जो भारी सुरक्षा और आंसू गैस से लैस है। सारा प्रस्ताव करती है कि वे अलग हो जाएं। वह सैनिकों का ध्यान भटकाएगी, जबकि यॉरिक और एम्परसैंड अवरोध के चारों ओर से चुपके से निकल जाएंगे। बोस्टन के सहयोगियों से मिलकर सारा जल्दी ही समझ जाती है कि पुरुषों की अनुपस्थिति ने दुनिया से अपराध को खत्म नहीं किया है।
विद्रोही समूह लगातार हार्वर्ड पर हमला करते रहते हैं, अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में। योजना काम करती है। जब सारा सैनिकों को व्यस्त रखती है, योरिक मुख्यालय की इमारत में छिपने के लिए घुस जाता है। हालांकि वहां वह विद्रोहियों के हाथों में पड़ जाता है, जिससे उसका भंडाफोड़ होने का खतरा होता है। सौभाग्य से विद्रोही उसे एक ट्रांसमैन समझ लेते हैं और उसे जाने देते हैं, यहाँ तक कि उसे बताते हैं कि वह अपने लोगों को कहाँ पा सकता है, आवश्यक हार्मोन प्राप्त कर सकता है और छिप सकता है। आखिरकार योरिक और सारा एलिसन मैन के अपार्टमेंट और फिर हार्वर्ड में उनके कार्यालय का पता लगाते हैं। अनुवांशिकी विशेषज्ञ अजनबी आगंतुकों को देखकर बहुत खुश नहीं होती, लेकिन जैसे ही योरिक अपना मास्क हटाता है, वह तुरंत समझ जाती है कि वे वहां क्यों हैं। मैन ने महसूस किया कि उसे लड़के और उसके कैपुचिन का अध्ययन करना होगा, लेकिन हार्वर्ड में काम करना असंभव है। वहां कोई उपकरण या जैविक नमूने नहीं बचे हैं। इसलिए वह एकमात्र संभव विकल्प सुझाती है, वहां की प्रयोगशाला का उपयोग करने के लिए सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करना। सारा एक और खतरनाक यात्रा के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन गुप्त रूप से उनके रेडियो को नुकसान पहुंचाती है, जिससे राष्ट्रपति से संपर्क करने का उनका एकमात्र तरीका कट जाता है। बाद में वह रेडियो की खराबी का बहाना बनाकर जाने के लिए कहती है और योरिक से अनुरोध करती है कि वह जेनेटिसिस्ट का ध्यान रखे, जबकि वह व्हाइट हाउस से संपर्क करने का दूसरा तरीका ढूंढती है। इस बीच सत्ता को लेकर राजनीतिक खींचतान फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन हर कोई उस पर ध्यान केंद्रित नहीं है। जेनिफर ब्राउन की एक सहायक क्रिस्टीन बीमार पड़ जाती है और उसे डर है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। हालांकि एक अल्ट्रासाउंड इसके विपरीत दिखाता है। गर्भावस्था आगे बढ़ रही है और यह काफी संभव है कि बच्चा लड़का हो। सारा एक अजनबी के घर में घुस जाती है, केवल यह जानने के लिए कि घर का मालिक भी गुप्त एजेंट की तरह ही कुशल और खतरनाक है। दोनों महिलाओं के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब वे एक दूसरे को बोलने देती हैं, तो पता चलता है कि दोनों घुसपैठिए एक ही संगठन के लिए काम करती हैं और यहाँ एक ही कारण से आई हैं, मकान मालिक को ढूंढकर उसे गोली मारने के लिए। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानने के बाद जेनिफर चिंता में डूब जाती है, लेकिन क्रिस्टीन उसे शांत करने की कोशिश करती है। खोज दल ने बताया कि उन्हें केवल 2 पायलटों के शव मिले। राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। राष्ट्रपति को एहसास होता है कि सारा ने शायद अनावश्यक गवाहों को खत्म करने के लिए दुर्घटना का नाटक किया। एक भयानक विचार उसके मन में आता है। योरिक एक खतरनाक अपराधी के साथ है और यह नहीं कहा जा सकता कि सारा उसके साथ क्या कर सकती है। राष्ट्रपति पद की मुख्य दावेदार रेजिना ओलिवर को व्हाइट हाउस लाया जाता है। इसका फायदा उठाते हुए किम्बरली जेनिफर ब्राउन से छुटकारा पाने और अंततः सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रचने लगती है, या खुद। इस बीच एलिसन मैन योरिक से स्वीकार करती हैं कि उन्हें अपने शोध की सफलता पर भरोसा नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उनके पास यह पता लगाने के लिए संसाधन होंगे कि पुरुष क्यों मरे या क्या पुरुष प्रजाति को पुनर्जीवित करना संभव होगा। एक बात निश्चित है, योरिक और उसके कैपुचिन के लिए कठिन समय आने वाला है। जल्द ही वे प्रयोगात्मक विषय बन जाएंगे। सारा कार्यालय लौटती है और प्रस्ताव करती है कि वे निकल पड़े। किसी कारणवश वह योरिक से झूठ बोलती है, ये दावा करते हुए कि उसने उसकी माँ से बात की और अब उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाने की अनुमति मिल गई है। ट्रेई अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है, इस बात से अनजान कि एक सैन्य गश्ती दल पहले से ही शहर के चारों ओर सारा की फोटो के साथ घूम रहा है। जब महिलाएं गैस के तैनाती के बीच सुरक्षित समय का इंतजार करती हैं, योरिक ने विद्रोहियों द्वारा बताए गए स्थान पर जाने का निर्णय लिया। एक ट्रांसजेंडर लोगों का समुदाय जहां वह बिना डर के अपना मास्क हटा सकता है और अपना असली चेहरा दिखा सकता है। सारा योरिक की इस हरकत पर गुस्से में आ जाती है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि असली खतरा वह नहीं बल्कि सारा है। गश्ती दल समुदाय में पहुंचता है और सभी को उसकी तस्वीर दिखाता है। तिकड़ी शिकारी की नाक के नीचे से भागने में सफल होती है और एक चर्च में छिप जाती है, जहां सारा को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है कि उसका व्हाइट हाउस से कोई संपर्क नहीं है और वह सभी निर्णय खुद ले रही है। इस बीच हीरो, उसकी दोस्त और नोरा अपनी बेटी के साथ रॉक्सैन के समुदाय में रहना जारी रखते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सच्चा स्वर्ग पा लिया है। वहाँ खाना, दवा और सुरक्षा है। लेकिन जब नोरा अपनी बेटी को एक और कट्टरपंथी नारीवादी बैठक से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो रॉक्सैन गुस्से से फट पड़ती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि वे मेहमान हैं और उन्हें उसके नियमों का पालन करना होगा और जो कुछ भी वह कहती है उसे आज्ञाकारी रूप से सुनना होगा। इसके अलावा रॉक्सैन हर संभव कोशिश करती है कि युवा मैकेंजी पुरुषों से नफरत करे और उनके आंदोलन में शामिल हो जाए। एक और ऐसी बैठक एक युद्ध अलार्म से बाधित होती है। महिलाएं जल्दी से बैरिकेड्स लगाती हैं और अपने सुपरमार्केट की रक्षा के लिए हथियार उठाती हैं। दुश्मन एक छोटी लड़की के साथ हताश महिलाओं का एक छोटा समूह निकलता है। रॉक्सैन उनसे मिलने जाती है, लेकिन अब वह अपने समुदाय में बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करती। यहाँ तक कि एक बच्चा भी उसकी सहानुभूति नहीं जगाता और वह शरणार्थियों को भगा देती है, मदद करने से इनकार करती है। इस बीच एलिसन को सारा की चीजों में एक पर्चा मिलता है। यह एजेंट के लिए एक वांटेड नोटिस है। वह सुझाव देती है कि योरिक को सारा से खतरे में पड़ने से बचने के लिए भाग जाना चाहिए, लेकिन लड़का अपने दोस्त से धोखा करने से इनकार करता है, भले ही उसे पता है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। उस शाम रॉक्सैन अपने समुदाय को किसी प्रकार के उत्सव के लिए इकट्ठा करती है। समारोह की शुरुआत में वह भीड़ को आंदोलन की एक सदस्य लॉरा के बारे में बताती है, जिसे रॉक्सैन गर्व से अमेजन कहती है। शुरुआत में सब कुछ मासूम लगता है, लेकिन जैसे जैसे उत्सव आगे बढ़ता है, हीरो और उसके साथी महसूस करने लगते हैं कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है।
लॉरा पर पहले मिट्टी छिड़की जाती है, फिर उसे एक बाथटब में डुबोया जाता है और जब वह सतह पर आती है तो हर कोई उसे एक नए नाम एथेना से बुलाने लगता है। इसे बेहद अस्थिर करने वाला पाकर सैम हीरो का ट्रांस दोस्त हॉल छोड़ देता है। आंदोलन के एक सदस्य उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं ताकि रॉक्सैन से टकराव से बचा जा सके, लेकिन इसके बजाय वह खुद को मुसीबत में डाल लेती है। उसे तुरंत बातचीत के लिए बुलाया जाता है। व्हाइट हाउस में जेनिफर को एक रिपोर्ट मिलती है कि खोज दल ने सारा को ढूंढ लिया है और घात लगाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति को चिंता होने लगती है कि स्काउट्स उसके बेटे को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन तब तक एलिसन यॉरिक को जाने के लिए मना लेती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तनाव बढ़ता है। ट्रैकर्स यॉरिक और एलिसन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा सैनिकों को निष्क्रिय कर देती है और उनके रेडियो को नष्ट कर देती है। व्हाइट हाउस के साथ सिग्नल काट देती है। उस रात नोरा चीखों की आवाज से जाग जाती है। कोई आवाज न करने की कोशिश करते हुए वह कमरे से बाहर झांकती है और देखती है कि अमेजन की भीड़ एक लड़की को सैम से बात करने के लिए सजा दे रही है। मुस्कुराती सुंदरियां निर्दयी साबित होती हैं, लेकिन नोरा हस्तक्षेप न करने का निर्णय लेती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे और इसके लिए वह उनके नियमों का पालन करने को तैयार है। सारा को एक वैन मिलती है और समूह सैन फ्रांसिस्को की यात्रा जारी रखता है। यॉरिक और एलिसन के भागने के प्रयास के बावजूद स्वाभाविक रूप से इससे उनके बीच और भी तनाव बढ़ जाता है। सारा अब अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती, जिससे एक और आपदा होती है। वह गाड़ी चलाते समय सो जाती है और वाहन सड़क से बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मलबे से बाहर निकलने के बाद एलिसन सारा को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वह अब ड्राइवर की सीट पर नहीं है। इसके बजाय जल्द ही सैन्य वाहनों का एक काफिला पास में दिखाई देते हैं और उनका व्हाइट हाउस से कोई संबंध नहीं है। जेनिफर को इस घटना के बारे में सूचित किया जाता है, साथ ही इस तथ्य के बारे में भी कि भगोड़ों में एक आदमी था। जबकि राष्ट्रपति अपने बेटे से संदेह हटाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यॉरिक एक अनजान घर में होश में आता है, एक अजनबी महिला के साथ बिस्तर पर। बिस्तर से उठकर वह अपने कैपुचिन की तलाश में जाता है, लेकिन इसके बजाय उन लोगों से मिलता है जिन्होंने उसे इस जगह लाया था। जिस रैंच में यॉरिक को लाया गया है, वहां के निवासी काफी शांतिपूर्ण लगते हैं। हालांकि वे उसे यह बताने से इनकार करते हैं कि उसके साथी कहाँ हैं। इस बीच लड़कियां एक जेल की कोठरी में जागती हैं, पूरी तरह से अनजान कि वे कहां हैं या कैसे भागे। जेनिफर शहर के जीवित नागरिकों को संबोधित करती है, उनसे निकासी के लिए सहमत होने और अराजकता न फैलाने का अनुरोध करती है। भीड़ में राष्ट्रपति एक परिचित चेहरा देखती है, बेथ, उनके बेटे की प्रेमिका, जो इस समय अस्पताल में थी। जबकि जेनिफर बेथ से बात करती है, किम्बरली गुप्त रूप से रेजिना को उसुरपर को हटाने और उसकी जगह लेने के लिए मनाने की कोशिश करती रहती है। हालांकि माहौल दोस्ताना है, यॉरिक को रिहा नहीं किया जाता। इसके विपरीत उसे लड़कियों के साथ एक सेल में डाल दिया जाता है ताकि समुदाय यह तय कर सके कि कैदियों के साथ क्या करना है। इस बीच और भी गंभीर खबरें आती हैं। ग्रीस में फ्लू का एक नया प्रकार खोजा गया है। जेनिफर तुरंत इस नए संकट को संबोधित करने में जुट जाती है, लेकिन उसे एक और समस्या का भी सामना करना पड़ता है। मार्ला कमांड सेंटर में आकर ये जानने की मांग करती है कि क्या यॉरिक के बारे में अफवाहें सच हैं। सेल के अंदर इंतजार असहनीय हो जाता है और तनाव फिर से बढ़ जाता है। यॉरिक और सारा के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन बहस जल्दी खत्म हो जाती है जब भारी दरवाजा चरमराता है और बस्ती की एक महिला दिखाई देती है। वह कैदियों को सूचित करती है कि एक निर्णय लिया गया है, उन्हें तब तक रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक सारा ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद उन्हें शहर से बाहर ले जाया जाएगा ताकि वे सैन फ्रांसिस्को की यात्रा जारी रख सकें। खेत के निवासी सैम को एक अलग बेडरूम देते हैं। सोने से पहले वह यॉरिक को सतर्क रहने और किसी पर भरोसा न करने की चेतावनी देती है, लेकिन यॉरिक को यकीन है कि सैम खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। खेत काफी जीवंत लगता है और सभी लोग शांतिपूर्ण और दयालु दिखाई देते हैं। इसके अलावा उनके पास भरपूर भोजन, बिजली और पानी है, जो अब अधिकांश क्षेत्रों में दुर्लभ विलासिता है। इस बीच मार्ला का दुख असहनीय हो जाता है। वह छत पर चढ़ती है और शून्य में एक कदम बढ़ाती है, अपने पति और बेटों से मिलने की आशा में। वो अपनी बेटी के लिए एक नोट छोड़ती है, माफी मांगते हुए और उसे आग्रह करते हुए मजबूत होना। उसी समय बेथ शहर लौटती है, लेकिन जैसा उसने जेनिफर से कहा था, अपने दोस्तों के पास वापस जाने के बजाय वह सीधे एक विद्रोही ट्रक की ओर जाती है। एक समूह में शामिल होती है जो व्हाइट हाउस पर हमला करने की योजना बना रहा है। रॉक्सैन के कम्यून में केट, जो अमेजन में से एक है, समूह छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक्सैन उसे सख्त नियमों की याद दिलाती है और भागती हुई लड़की को पीठ में गोली मार देती है। हालांकि रॉक्सैन दूसरों को यह स्वीकार नहीं करती। वह इस घटना को खानाबदोशों के हमले के रूप में प्रस्तुत करती है। आगे के पलायन को रोकने के लिए रॉक्सैन सभी को गहन आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण में शामिल होने का आदेश देती है। इसके अलावा रॉक्सैन मेहमानों को बाहर निकालने की योजना बनाती है। नोरा को एक सदस्य से यह पता चलता है और वह नेता के पास दौड़ती है, उससे विनती करती है कि उसे और मैकेंजी को रहने की अनुमति दी जाए। रॉक्सैन पर कोई भी विनती काम नहीं करती। वह नोरा को कुछ और दिन देती है, जिसके बाद उस महिला और उसकी बेटी को कम्यून छोड़ना होगा। रॉक्सैन को याद है कि उसने पहली बार इस जगह को कैसे खोजा और अमेजन समुदाय का निर्माण किया। पहले दिन से ही वह इसकी एकमात्र नेता रही है। तब से कुछ भी नहीं बदला था। रॉक्सैन नियमों को निर्धारित करती रहती है और निवासियों को यह विश्वास दिलाती है कि उसकी सुरक्षा के बाहर केवल खतरा और मौत है। हर दिन वो बैठकें आयोजित करती है जहां महिलाओं को पुरुषों के सबसे बुरे कर्मों को याद करने की आवश्यकता होती है और यह विचार मजबूत किया जाता है कि रॉक्सैन ही उनकी एकमात्र सुरक्षा का स्रोत है।
सैम को इन सभाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है और वह जाने की तैयारी करने लगता है। झील के पास के गेस्ट हाउस में रहने और अपनी खुद की समुदाय शुरू करने की योजना बनाता है। लेकिन हीरो पहले ही रॉक्सैन के प्रभाव में आना शुरू कर चुकी है। अब उसे यकीन नहीं है कि वह जाना चाहती है। रॉक्सैन हीरो और सैम के बीच एक भावनात्मक बहस देखती है। मौके का फायदा उठाते हुए वह हीरो को फिर से प्रभावित करती है, उसे यह विश्वास दिलाते हुए कि एक नकली आदमी को भी उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अंत में दोस्त अलग हो जाते हैं और उस रात रॉक्सैन सैम को बाहर निकाल देती है, उसे थोड़ा खाना ले जाने की अनुमति देती है। अगले दिन सुबह रॉक्सैन हीरो को नहीं बताती कि उसने सैम को जाने दिया। इसके बजाय वह लड़की को सांत्वना देने के लिए सब कुछ करती है, यहाँ तक कि सभी पुरुष चीजों को अलविदा कहने के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन करती है। त्योहार एक शोरगुल और खुशहाल पार्टी के साथ समाप्त होता है, जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं, सभी लोग सिवाय नोरा के। नोरा कभी भी समूह में फिट नहीं हो पाती और बदला लेने के लिए वह शॉपिंग मॉल में आग लगा देती है जब सभी सो रहे होते हैं। अमेजन जीवित रहने में सफल होते हैं, लेकिन उनकी आपूर्ति नष्ट हो जाती है। नोरा अपने संतोष को दुख के मुखौटे के पीछे छुपाती है, शोकाकुल भीड़ में घुल मिल जाती है। अपने कार्यों से प्रसन्न नोरा रात में भागने की तैयारी करती है। वह अपने सामान की जांच करने के लिए जंगल की ओर जाती है, लेकिन इसके बजाय नदी के पास एक पुलिस कार पाती है जो शवों से भरी होती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि रॉक्सैन वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है और नोरा इस जानकारी का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लेती है। जब वे अकेले होते हैं, नोरा रॉक्सैन से अपनी खोज के बारे में सामना करती है। वह विशेष अधिकारों के बदले चुप रहने का वादा करती है। उसे और उसकी बेटी को हमेशा सबसे अच्छा खाना, सुरक्षा और आश्रय मिलना चाहिए, लेकिन नोरा सिर्फ चुप्पी से अधिक की पेशकश करती है। वह वादा करती है कि वह रॉक्सैन को समूह पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगी, भले ही उनकी आपूर्ति खत्म हो जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। रॉक्सैन नोरा की शर्तें स्वीकार करती है। वह अपने अनुयायियों को इकट्ठा करती है और एक जोरदार जोशीला भाषण देती है, यह वादा करते हुए कि वे सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। इस बीच सारा धीरे धीरे ठीक हो रही है और यहाँ तक कि अपनी ट्रेनिंग भी फिर से शुरू कर देती है। हालांकि वह अभी भी भ्रम और दृष्टियों से पीड़ित है, इसके बावजूद वह यॉरिक पर कड़ी नजर रखती है, जो लगता है कि एक बार फिर से अपनी सतर्कता खो चुका है और ग्रामीणों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा है। सारा के संदेह बढ़ जाते हैं जब एक ग्रामीण उसके पास आता है और दुर्घटनाग्रस्त वाहन में मिले एक उपकरण के बारे में संदिग्ध सवाल पूछता है। लड़की यह बताने से इनकार कर देती है कि यह क्या है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहती कि यॉरिक को बीकन के बारे में पता चले। रॉक्सैन के आदेश पर हीरो एक और बस्ती ढूंढती है, महिलाओं का एक समूह जिन्होंने पुरुषों की याद में एक स्मारक बनाया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के बहाने के पीछे छिपकर रॉक्सैन भोजन और आपूर्ति चुराने के लिए बस्ती पर छापा मारती है। अमेजन स्मृति शहर के निवासियों पर कहर बरपाते हैं, लेकिन नोरा जल्दी ही समझ जाती है कि कुछ गलत है। खाने और पानी को केवल लेने के बजाय जंगली लोग उन्माद में सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। नोरा को जो दिख रहा है वह पसंद नहीं आता और वह रॉक्सैन से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्षिप्त नेता इस पर जोर देती है कि यही सही रास्ता है। अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुकी रेजना ओलिवर जेनिफर ब्राउन को उखाड़ फेंकने की तैयारी करती है। वह अपने सहयोगियों को 30 मिनट के भीतर तख्तापलट के लिए तैयार रहने का निर्देश देती है। अतिरिक्त समर्थन की तलाश में रेजना किम्बर्ली की ओर रुख करती है, लेकिन अपनी मां की मृत्यु के बाद किम्बर्ली ने अपनी आंख खो दी है और अब विद्रोह में शामिल नहीं होना चाहती। उसी समय सरकारी इमारत के नीचे बेथ की टीम विस्फोटक लगाती है। जेनिफर ब्राउन को कमांड सेंटर में बुलाया जाता है, जहां उन पर यॉरिक के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया जाता है। अपनी गर्भवती सहायक की रक्षा के लिए जेनिफर को कबूल करना पड़ता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसका बेटा बच गया। वह यह भी बताती है कि उसे मानवता को बचाने की उम्मीद में एक आनुवंशिकीविद के पास भेजा गया था। हालांकि कोई नहीं जानता कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचा है या नहीं। यहाँ तक कि जो लोग एक दिन पहले जेनिफर का समर्थन कर रहे थे, अब रेजना के साथ हैं। वे मांग करते हैं कि झूठा व्यक्ति पद छोड़ दे और सच्चे राष्ट्रपति को सत्ता सौंप दे, लेकिन चर्चा बाधित हो जाती है। एक विस्फोट इमारत को हिला देता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि घुसपैठिए अंदर आ गए हैं। बेथ के नेतृत्व में विद्रोही इमारत पर धावा बोलते हैं। भूमिगत सुरंगों के माध्यम से रास्ता बनाते हुए वे राजनेताओं से भिड़ते हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा सेवा को अपने हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेनिफर बेथ को उसकी बालाक्लावा के बावजूद पहचान लेती है, लेकिन लड़की उसे चुप रहने और उसे उजागर न करने का संकेत देने में सफल होती है। जैसे ही खतरा प्रकट होता है, राष्ट्रपति बनने की रेजना की इच्छा गायब हो जाती है। इस प्रकार जेनिफर ब्राउन को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और विद्रोहियों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, उनके मांगों का जवाब देते हुए। विद्रोही बंधकों को नियंत्रण केंद्र से बाहर ले जाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वे इमारत से बाहर निकल सकें बिना जंगली नगरवासियों का सामना किए। उसी समय रेजना यह दावा करना शुरू करती है कि वह सही राष्ट्रपति है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। गुस्से में वह सभी पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। अपने पूर्व सहयोगियों, जिसमें किम्बर्ली भी शामिल है, को बेनकाब करने की कोशिश करती है और अंतिम प्रहार के रूप में घोषणा करती है कि जेनिफर ब्राउन का बेटा जीवित है। विद्रोहियों में से एक उन्मत्त महिला को माथे में गोली मारकर चुप कर देता है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है। उसके शब्द बोले जा चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, विद्रोहियों की योजनाएं अब अराजकता में फंस गई हैं। इस बीच यॉरिक की बस्ती में लंबी अवधि की मुसीबत की ओर ले जाता है। पुरुष ध्यान के लिए तरस रही महिलाएं उसे खोजने लगती हैं, आखिरी बचे हुए आदमी के साथ समय बिताने की उम्मीद में।
जब योरिक का ध्यान भटका हुआ होता है और एलिसन स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल कर रही होती है, सारा जंगल में जाकर उस बीकन को नष्ट कर देती है जो अब तक उसकी स्थिति प्रसारित कर रहा था। विद्रोही समय पर बंधकों को निकालने में असफल रहते हैं। एक दूसरा प्रतिद्वंद्वी गुट वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से आंसू गैस छोड़ता है। हॉलवे में गोलीबारी शुरू हो जाती है। लोग घबराहट में इधर उधर भागते हैं और जो समय पर नहीं बच पाते वे फर्श पर मृत गिर जाते हैं। बेथ गुप्त रूप से जेनिफर की हथकड़ियां खोल देती है और उसे ले जाने की कोशिश करती है। राष्ट्रपति के पास अपनी गर्भवती सहायक को बचाने का समय नहीं है, लेकिन क्रिस्टन अकेली नहीं छोड़ी जाती। किम्बरली उसके लिए खड़ी होती है। भूमिगत पार्किंग लॉट के माध्यम से लड़कियां एक निकास तक पहुंचने में सफल होती हैं। मेमोरी टाउन में व्यक्तिगत सामानों के बीच रॉक्सैन को एक नोटबुक मिलती है जिसमें सभी जीवित बचे पुरुषों के नाम सूचीबद्ध होते हैं। अब नेता का एक नया लक्ष्य है, उन्हें सभी को ढूंढकर नष्ट करना ताकि ग्रह को मुक्त किया जा सके। अमेजन ने उस युवा व्यक्ति से शुरू करने का निर्णय लिया जिसे उन्होंने पहले देखा था, जो अब पास के गांव में रह रहा है। नोरा रॉक्सैन को उसका चित्र दिखाती है। ये और कोई नहीं बल्कि योरिक ब्राउन है। बेथ जेनिफर को उसकी वर्दी देती है। अलग होने से पहले जेनिफर लड़की को बताती है कि रेजना की बातें सच थीं, योरिक जीवित है। रॉक्सैन और नोरा उस गांव को खोजने के लिए निकलते हैं जहां उन्हें लगता है कि जीवित आदमी छिपा हुआ है, लेकिन खतरे को भांपते हुए सारा अपने साथियों से जल्दी निकलने का आग्रह करती है। उनके शीघ्र प्रस्थान की खबर योरिक को पसंद नहीं आती, लेकिन वह एजेंट से बहस करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि वे समय पर गायब हो जाएंगे। रॉक्सैन ने पहले ही एस्टेट का पता लगा लिया है और कुछ घंटों के भीतर हमला करने के लिए अपनी टीम को तैयार कर रही है। एक बैठक के दौरान 2 घुमंतू रॉक्सैन के कैंप में घुस आते हैं। उनसे हीरो को राष्ट्रपति की मृत्यु के बारे में पता चलता है। ये न जानते हुए कि राष्ट्रपति का खिताब उसकी मां का नहीं था, हीरो मान लेती है कि उसकी मां की मृत्यु हो गई। वास्तव में जेनिफर अभी भी जीवित है। अपनी बेटी का शोक मनाने के बाद वह बेथ के साथ भागने की तैयारी करती है। राष्ट्रपति अब उस शहर में नहीं रह सकती जहां उसके लिए शिकार पहले ही शुरू हो चुका है। उस रात सैम जेनिफर के घर में चुपके से घुसता है। महिला तुरंत अपनी बेटी के दोस्त को पहचान लेती है और वे मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर गिरा हुआ है। क्रिस्टन और किम्बरली एक परित्यक्त खलिहान में शरण लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर किम्बरली अपनी दोस्त से कहती है कि उसे पता है कि वे सब कैसे बच सकते हैं। उन्हें मानव जाति को जारी रखने के लिए योरिक की जरूरत है और योरिक, ऐसा लगता है, सहमत है। उस रात वह गांव की एक महिला के साथ सोता है जिसने लंबे समय से उस पर नजर रखी थी। उनकी सुखद स्थिति तब टूट जाती है जब पागल रॉक्सन के नेतृत्व में अमेजन गांव की सड़कों पर धावा बोलते हैं और आदमी को सौंपने की मांग करते हैं। सारा गोलीबारी की आवाज से जाग जाती है। वह योरिक की नई प्रेमिका को उसे घर से बाहर निकालने का आदेश देती है, जबकि वह पीछे रहकर हमले को रोकने की कोशिश करती है। यह महसूस करते हुए कि वे संख्या में बहुत कम हैं, सारा अपने हाथ उठाकर बाहर आती है। घुसपैठियों से डरने का नाटक करते हुए वह स्थानीय ट्रांस आदमी को बाहर लाती है, उसे असली सर्वाइवर के रूप में पेश करती है। मुख्य सड़क पर गंभीर गोलीबारी शुरू हो जाती है। बंदूक की आवाजें सारा के काफिले को विचलित करती हैं और वह इस मौके का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को निहत्था कर देती है और भाग जाती है। यहाँ तक कि छोटी मैकेंजी भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह कम्यून में अपनी जगह की हकदार है। इस बीच हीरो भागने वालों के समूह के पास पहुंच जाती है। वह उन पर तब तक गोली चलाती है जब तक योरिक मुड़ नहीं जाता। अपने भाई को पहचानते हुए हीरो रुक जाती है, लेकिन योरिक की गर्लफ्रेंड, जो पारिवारिक संबंध से अनजान है, हीरो को गोली मार देती है। घायल हीरो अपने भाई को उनकी मां की मौत के बारे में बताने में सफल होती है और उसे चेतावनी देती है कि अमेजन उसे नष्ट करने का इरादा रखती है। वह योरिक से भागने का आग्रह करती है और उसे समय देने के लिए अपनी ही एक बहन को मार देती है। शहर में गोलीबारी जारी रहती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नोरा अपने हाथ उठाती है और केंद्र में आकर आत्मसमर्पण की घोषणा करती है। इससे रॉक्सैन गुस्से में आ जाती है, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं है। हीरो नोरा को बताती है कि योरिक जीवित है। ये महिलाओं को नई ताकत देता है और अपने शिविर में लौटने पर नोरा रॉक्सैन को हटाने और लड़कियों की आंखें सच्चाई के लिए खोलने का निर्णय लेती है, लेकिन केवल शब्द काम नहीं करते। रॉक्सैन नोरा को उकसाती रहती है जब तक कि नोरा उसे छाती में गोली नहीं मार देती। अमेजन स्तब्ध होकर अपने हथियार उठाते हैं, लेकिन नोरा जल्दी से उनके लिए सांत्वना देने वाले शब्द ढूंढ लेती है। हीरो नोरा के साथ खड़ी होने के लिए आगे आती है और उस पल से समुदाय को एक नया नेता मिल जाता है। सारा कई किलोमीटर चलती है और अंततः योरिक और एलिसन को ढूंढ लेती है। लड़का तबाह है। उसे लगता है कि उसने उन सभी को खो दिया है जिन्हें वह प्यार करता था और अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। अपने दोस्त की बात सुनते हुए सारा विश्वास करती है कि वह उसे उससे बेहतर समझती है जितना वह सोचता है। उसने भी बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। फिर सारा योरिक से कहती है कि अगर वह चाहे तो जा सकता है। वह जेनिफर के आदेशों का पालन कर रही थी और अब जब जेनिफर को मृत मान लिया गया है तो उनका समझौता तकनीकी रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन योरिक मना कर देता है। वह सारा से कहता है कि वह उसकी प्रशिक्षक बन जाए ताकि वह बोझ बनना बंद कर सके और खुद की रक्षा करना सीख सके। इस बीच जेनिफर, बेथ और सैम खुद को निगरानी कैमरों के तहत एक खाली कमरे में बंद पाते हैं। उन्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन उन्हें सीक्रेट सर्विस में सारा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने पकड़ लिया है। बीकन से संकेत का अनुसरण करते हुए सारा अपने दोस्तों को एक ईंधन भरे वाहन तक ले जाती है। पेट्रोल के अलावा कार में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक सभी चीजें और एक नक्शा है जिस पर एक मार्ग चिह्नित है। ये कहाँ ले जाता है? फिलहाल यह एक रहस्य बना रहेगा।